भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न है जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखिए। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर बताना है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण इन दोनों में अंतर सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो अंतर है वो है जड़त्व का महत्व रैखिक गति में होता है। रैखिक गति में मतलब जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उस स्थिति में जड़त्व का महत्व होता है। और जड़त्व आघूर्ण का महत्व कब होता है? जब कोई वस्तु घूर्णी गति करती है। घूर्णी गति यदि वस्तु कर रही है तो उस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण का महत्व होता है। जड़त्व आघूर्ण वहाँ निकाला जाता है। दूसरा जो अंतर है वो है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है उसे जड़त्व कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यदि वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता किसी वस्तु के ऐसे गुण को जड़त्व कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं, कोई साइकिल या कोई वाहन गति कर रहा है तो गति कब तक करेगा वो? जब तक उस पर ब्रेक लगा के रोकेंगे नहीं। तो वाहन स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। रोकने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ब्रेक लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के गुण को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। और ये प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जो घूर्णी अवस्था में वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। घूर्णी गति यदि कर रही है कोई वस्तु तो घूर्णी गति करती हुई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो करता है, ऐसे गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है दूसरे अंतर में। जड़त्व क्या है? रैखिक गति में वस्तु गति कर रही है तो गति करती हुई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो जड़त्व है। और यदि घूर्णी गति कर रही है कोई वस्तु तो उस स्थिति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो गति का अंतर है। रैखिक गति में उसी को जड़त्व कहते हैं और घूर्णी गति यदि कर रही है वस्तु तो उसी गुण को जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। तीसरा जो अंतर है वो है जड़त्व केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का जो मान है किसी वस्तु के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान दो चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन सी दो चीज़ों पर? कल सूत्र पढ़ा था, एक द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, यही लिखते थे ना जड़त्व के लिए। कल ही पढ़ा था ना जड़त्व आघूर्ण बराबर आई बराबर mr²। जड़त्व आघूर्ण का डेफिनेशन कल पढ़ी थी ना, उसके अनुसार किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो जड़त्व आघूर्ण है वो वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी है इन दोनों पर निर्भर करता है। जड़त्व केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी इन दोनों पर निर्भर करता है। चौथा जो इसका गुण है वो है किसी वस्तु का जड़त्व कैसा रहता है? नियत रहता है। किसी वस्तु का जड़त्व नियत होता है। जबकि जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्षों पर निर्भर करता है। अलग अलग घूर्णन अक्ष यदि हैं तो उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भी अलग अलग होता है।
वस्तु का जो जड़त्व है वो नियत है, किसी भी स्थिति में निकालें तो वो नियत है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण की यदि बात करें तो जड़त्व आघूर्ण यदि अक्ष बदल दें, जिस अक्ष की पड़ता है वो घूर्णी गति कर रहा है, उस अक्ष को यदि बदल दें तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी बदल जाता है। तो ये 4 अंतर जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में बताए गए हैं। पहले अंतर में क्या बताया गया है कि किस गति में इसका महत्व है, ये पहले अंतर को इस आधार पर बताया है। दूसरे अंतर में परिभाषा बताई गई है। तीसरे अंतर में किस पर निर्भर करते हैं ये बताया गया है। और चौथे अंतर में ये नियत होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न है विघूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं। विघूर्णन त्रिज्या भी कहा जाता है, घूर्णन त्रिज्या भी कहा जाता है। तो विघूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं और इसके लिए क्या करना है, व्यंजक निगमित करना है। विघूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा बताना है और इसके लिए व्यंजक निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा। यहाँ पर हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा को समझने से पहले यहाँ पर नीचे देखना है, मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक कोई पिंड है और इस पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं कि इस बिंदु पर है। इस बिंदु पर उस पिंड का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है। तो इस बिंदु की घूर्णन अक्ष से, ये मान लेते हैं ये घूर्णन अक्ष है, जिस अक्ष के परितः ये पिंड गति कर रहा है। तो इस बिंदु की जिस बिंदु पर द्रव्यमान को केंद्रित माना गया है, उस बिंदु की घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है, इस लंबवत दूरी को ही घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। ध्यान देना है ना। क्या है, किसी पिंड के अंदर ऐसा कोई बिंदु मान लें कि उस बिंदु पर ही उस पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित है। तो ऐसे बिंदु की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को ही घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे बिंदु को लेना है ना। और एक शर्त और है इसमें कि इस बिंदु को, जिस बिंदु को लिया है, इस बिंदु पर जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर यहाँ पर आना चाहिए, है ना। इस बिंदु पर वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान क्या आना चाहिए, वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर आना चाहिए। 2 शर्तें हो गई। पहला तो ऐसा बिंदु लेना है जिस पर उसका का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लें, और पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मानने पर उस बिंदु के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालें तो उसका मान उतना ही आए जितना पूरे पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान आता है। तो ऐसे बिंदु की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को ही क्या कहा जाता है, घूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। तो चित्र में ये जो दूरी दिख रही है यही घूर्णन त्रिज्या है, और घूर्णन त्रिज्या को K से प्रदर्शित किया जाता है। ये घूर्णन अक्ष है, ये जो लाइन खींची है मैंने, और घूर्णन अक्ष से इस बिंदु की दूरी को ही घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या कहा जाता है, और K से इसे प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ये एक प्रकार की दूरी है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। दूरी का मात्रक SI पद्धति में मीटर होता है। यदि CGS पद्धति में निकालना चाहें तो CGS पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या होगा, तो चूँकि ये दूरी है तो दूरी है मतलब ना तो इसमें द्रव्यमान है और ना ही इसमें समय है। तो द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की घात 0 मतलब m की घात 0 हो जाएगी। केवल इसमें दूरी है तो दूरी के लिए L लिखते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन पांचों के लिए L लिखते हैं ना विमीय सूत्र में। और इसमें समय नहीं है तो समय की घात 0, जो है उसको लिख दिया, जो नहीं है उसकी घात 0 लिख दी। तो ये इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m की पावर 0 L T की पावर 0।
तो जैसे कि मैंने अभी चित्र में आपको बताया उसी बात को यहाँ पर परिभाषा में बता दिया। देखो, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है। आ गई ना, देखो लंबवत दूरी, जिस पर माने उस बिंदु की बात हो रही है, जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है ना। तो ऐसा बिंदु मैंने बताया था ना कि दो शर्तें हैं उस बिंदु के लिए, तो उस पर पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होना चाहिए और दूसरा उस बिंदु के पड़ता जो जड़त्व आघूर्ण है वो वस्तु के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। ऐसा बिंदु यदि है तो उस बिंदु की घूर्णन अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी को ही घूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। तो उसी को यहाँ पर परिभाषा में बता दिया। फिर किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी बता दिया, मात्रक भी बता दिया और विमीय सूत्र भी बता दिया। अब घूर्णन त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित करना है, व्यंजक निगमित करना है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यदि कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड की किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या k हो, तो एक पिंड मान लिया, उस पिंड का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, और जिस अक्ष के परितः वो घूम रहा है उस घूर्णन अक्ष के परितः उसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी है, k है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर mr²। यही होता है ना जड़त्व आघूर्ण का सूत्र। तो इस सूत्र का जब उपयोग करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो I की जगह पे I आ जाएगा, बराबर में पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है तो कैपिटल M आ गया, और R की जगह पे क्या आ गया, K आ गया। R की जगह पे K क्यों आ गया, क्योंकि R दूरी होती है और यहाँ पर दूरी कितनी है, K है। दूरी को ही घूर्णन त्रिज्या कहा जाता है ना, तो इसीलिए R की जगह पर यहाँ पर K आ गया, है ना। जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो I बराबर होता है mr²। तो इसमें M क्या है, द्रव्यमान है, तो पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M आ गया। R क्या है, दूरी है, तो दूरी की जगह पे घूर्णन त्रिज्या आ गई, तो I बराबर हो जाएगा m², और इस प्रकार से समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि I बराबर सिग्मा mr² होता है, निकाल के देखा था ना कल। ऊपर लिख रहे हैं I बराबर m², लेकिन I बराबर सिग्मा mr² भी होता है, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो I की जगह पे I बराबर सिग्मा क्यों किस लिए लगा है, जोड़ने के लिए। M के सामने सिग्मा है, मतलब जितने भी कण होंगे, कोई भी, कल हमने बताया था कि कोई भी पिंड कई कणों से मिलकर बना होता है, और कई कणों से मिलकर जब वो बना है तो प्रत्येक कण का द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो M के सामने सिग्मा लगा है, इसका मतलब सभी कणों के द्रव्यमानों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही R के सामने सिग्मा है, इसका मतलब सभी कणों की दूरियों को भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कण के लिए मान निकाल रहे हैं, तो पहले कण के लिए जब लिखेंगे तो द्रव्यमान m ना होके m1 हो जाएगा और दूरी r ना होके r1 हो जाएगी। तो m1 r1² प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जोड़ना है ना, इसमें सिग्मा लगा है तो जोड़ना है ना। प्लस दूसरे कण के लिए लिखेंगे तो दूसरे कण का द्रव्यमान m2, दूरी r2 और स्क्वायर। ऐसे तीसरे के लिए निकालेंगे तो m3, दूरी r3², ऐसे आगे निकाल सकते हैं। तो आगे ना निकाल कर डॉट 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 का निशान आगे लगा दिया गया। तो ये इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अभी कणों के द्रव्यमान अलग अलग माने गए हैं। कणों के द्रव्यमान समझ में आ गए ना, क्यों अलग अलग माने हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई पिंड है, ठीक है, और ये पिंड इस अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, मतलब ये घूर्णन अक्ष हो गया। कोई कण यहाँ पे है, कोई कण यहाँ पे है, कोई कण यहाँ पे है, अलग अलग दूरियों पे कण है ना। जैसे ये इस वाले कण की बात करें तो इस वाले कण की दूरी r1 हो जाएगी और द्रव्यमान m1 हो जाएगा। इस कण की यदि बात करें तो इसकी दूरी r2 हो जाएगी और द्रव्यमान
m2 हो जाएगा। इसी प्रकार से कई कण हैं इसमें पिंड में, तो सभी कणों के द्रव्यमान अभी अलग अलग माने थे। अब यदि मान लें कि सभी कणों के द्रव्यमान एक समान हैं, अभी अलग अलग माने थे, अब मान लिया कि सभी कणों के द्रव्यमान एक समान है। कैसे एक समान है, तो नीचे लिखा है देखो, अर्थात m1 m2 m3 सबके मान क्या हैं, m हैं। m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर क्या है, m है। मतलब जितने भी होंगे सबके द्रव्यमान एक समान है। एक समान है मतलब सभी के द्रव्यमान स्मॉल m है। जब सभी के द्रव्यमान स्मॉल m होंगे तो ऊपर ये जो समीकरण 2 लिखा है, इस समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो देखो i की जगह पे i आ गया, बराबर m1 की जगह पे देखो m आ गया। m1 m2 m3 सब की जगह पे m रखना है ना, तो m1 की जगह पे m आ गया, r1 स्क्वायर की जगह पे r1 स्क्वायर लिखा है, प्लस m2 की जगह पे देखो m आ गया और r2 स्क्वायर की जगह पे r2, प्लस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये डॉट 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 का निशान आगे लगा दिया है। ठीक है, मतलब जितने भी हैं सभी में m1 m2 m3 जितने भी होंगे सबकी जगह पे क्या रखना है, m रखना है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सभी कणों का द्रव्यमान एक समान है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण में जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, इस समीकरण में राइट हैंड साइड में सभी में क्या कॉमन है, m कॉमन है। तो i की जगह पे देखो i आ गया, बराबर की जगह पे बराबर आ गया, m कॉमन यहाँ पे ले लिया। पहले वाले पद में m जब कॉमन लेंगे तो r1 स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। दूसरे वाले पद में m कॉमन हो गया तो r2 स्क्वायर आ गया, प्लस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो सभी में कॉमन लेने पर ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से i का मान यहाँ पर रख देंगे। ऊपर जो समीकरण आया है इसमें समीकरण 1 से i का मान रख देंगे। समीकरण 1 से जब मान रखेंगे देखो, तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखो i की जगह पे समीकरण 1 में m के स्क्वायर है i का मान, तो i की जगह पे m के स्क्वायर आ गया। समीकरण 1 में i का मान क्या लिखा है, i बराबर m के स्क्वायर। तो i की जगह पे ऊपर जो ये i लिखा है, इस i की जगह पे समीकरण 1 से m के स्क्वायर रख दिया, बराबर में जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे। ऊपर जिस जैसा समीकरण में लिखा हुआ है वैसा यहाँ पर लिख देंगे और समीकरण 3 यहाँ पर दे देंगे। अब ऐसा मान लें कि यदि पिंड में कणों की संख्या n है, कैपिटल N, अभी कणों की संख्या नहीं बताई थी, चाहे जितने कण हैं असीमित कण मान लिए थे। अब यहाँ पर सीमा निश्चित कर दी कि कणों की संख्या कितनी है, n है। ध्यान देना है, तो कणों की संख्या जब n है तो एक कण का द्रव्यमान कितना माना है, स्मॉल m। एक कण का द्रव्यमान है स्मॉल m और टोटल कितने कण हैं उसमें, n कण हैं। तो स्मॉल m में कैपिटल N का जब गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरे पिंड का द्रव्यमान बन जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं, छोटे छोटे 4 गोले हैं, छोटे छोटे 4 गोले हैं, प्रत्येक के द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो प्रत्येक के द्रव्यमान जब अलग अलग हैं, उन सभी को तोड़कर एक गोला बनाएं। तो सभी को तोड़कर जब एक गोला बनाएंगे तो क्या, तो जो गोला बनेगा उस गोले का द्रव्यमान कितना होगा, जितने पिंडों को तोड़कर वो गोला बनाया है उन पिंडों के द्रव्यमानों के बराबर उस पिंड का द्रव्यमान होगा। तो ऐसे ही जितने भी कण उस पिंड के अंदर हैं, सभी कणों के संख्या में द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान बन जाएगा। पूरे पिंड के द्रव्यमान को कैपिटल M माना था ना, ऊपर सबसे शुरुआत में लिखा था। तो पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और टोटल उसमें n कण हैं। तो कणों की संख्या का स्मॉल m में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरे पिंड का द्रव्यमान अर्थात कैपिटल M बन जाएगा, क्योंकि कणों से ही वो पिंड बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल m इंटू n। अब
कैपिटल एम का ये जो मान है ऊपर जो समीकरण 3 आया था उसमें रख देंगे। तो समीकरण 3 में जब कैपिटल एम का मान रखेंगे, देखो ये रख दिया यहाँ पे, स्मॉल एम एन है, स्मॉल एम और एन है ना इसका मान, कैपिटल एम का तो रख दिया। के स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर है, बराबर में जैसा लिखा था वैसा लिख दिया, बाकी कहीं कुछ नहीं किया, केवल कैपिटल एम की जगह पे समीकरण 3 में मान रख दिया। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, एन के स्क्वायर और बराबर में एम कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट के अंदर जो था वो बचेगा। ठीक है, अब एन को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, एन को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है एन, पक्षांतर करेंगे तो एन इस प्रकार से भाग में पहुंच जाएगा उस तरफ। तो के स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और बटे में एन पहुंच गया। अब के का स्क्वायर जब हटा देंगे तो के का स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और इस प्रकार से ये घूर्णन त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या का सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको आपको करना है। ठीक है, जिन छात्राओं ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे आप ग्रुप में डलता है तो वीडियो कभी छूट जाता है, आगे निकल जाता है। तो सब्सक्राइब यदि आप किए रहेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल पर क्या हो जाएगा, वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा जो आपसे छूट गया है। तो इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को।